हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आंसर क्या होगा? जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इनका नाम है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है जो जनसांख्यिकीय जो बदलाव हो रहे हैं, यानी डेमोग्राफिक जो चेंजेज हो रहे हैं, उस पर हाई लेवल ये कमेटी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाया है और इसका कार्य जो दिया गया है काम, वो जो अवैध प्रवासन है, अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, तो इसके अलावा जो असामान्य जो वजहें उत्पन्न हो रही हैं, अस्वाभाविक जो डेमोग्राफिक जो चेंजेज हो रहे हैं, उसकी जांच करेगा, उसको लेकर सिफारिश करेगा। और ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को जो स्वतंत्रता दिवस के दौरान जो भाषण दिया था, उस दौरान ये कहा था कि हम कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। तो उसके मतलब महीनों महीनों बाद अभी मई 2026 में ये जो है ना वो गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष ये हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। समिति के अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और लोकायुक्त रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा मेंबर बनाए गए हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, जनगणना आयुक्त हैं। इसके अलावा नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के। अगला नाम है बालाजी श्रीवास्तव, वो रिटायर्ड आईपीएस हैं, पूर्व डीजी रह चुके हैं बीपीआरएनडी उसके। इसके अलावा डॉक्टर शमिका रवि हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और सदस्य सचिव बनाए गए हैं संयुक्त सचिव विदेश वन गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये बनाए गए हैं और ये जो है ना पूरा का पूरा जो जनसांख्यिकीय बदलाव है, असंतुलन है, उससे निपटने का काम करेगा। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में ही या गजट नोटिफिकेशन का ये उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि कई सारी वजहें हैं जो जो पॉपुलेशन जो है ना वो जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से असंतुलन हो रहा है, उसके कहने का अर्थ साफ तौर पे नहीं कहा गया है कि असंतुलन क्या धर्म का है या जाति का है, लेकिन इंक्वायरी की गई है, इस पूरे इंक्वायरी का आदेश ये दिया गया है। ठीक है, तो ये जो समिति है ना वो क्या क्या देखेगी, उसका ढांचा बनाया गया है कि जो अवैध प्रवासन है, जो अवैध रूप से प्रवासी रह रहे हैं भारत में, इसके अलावा जो डेमोग्राफिक जो असंतुलन हुआ है, उसके लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएंगे कि उसको कैसे रोका जाए और उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, ऑपरेशनल सिस्टम ये बनाया जाएगा कि अवैध रूप से जो भारत में रह रहे हैं प्रवासी, उसके खिलाफ कानूनी और समयबद्ध रूप से और हिरासत में कैसे लिया जाए, इन सब की ये सिफारिश करना है। और जनसंख्या स्थिरीकरण, यानी जनसंख्या जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए क्या हो सकता है, ये सब जो है ना वो सुझाव देने को कहा गया है। ठीक है, सरकार का मानना है कि अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं, अवैध रूप से जो प्रवासी रह रहे हैं, तो उन सब की वजह से डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं। यहाँ पर शायद धर्म से रिलेटेड मामला हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्थी एक जिला है, उसी का एक मतलब पुट्टुपर्थी एक जगह का नाम है, सॉरी, और जिले का नाम है श्री सत्य साई जिला। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए का एएमसीए ये बनाने के लिए या उसको लेकर रिसर्च करने के लिए वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। पूरा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों ने इसका शिलान्यास किया, वहाँ पर आधारशिला रखी है। ठीक है, तो भारी भरकम जो विमान है, यानी एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ताकि जो हमारी 5वीं पीढ़ी का जो विमान हम बनाने जा रहे हैं, एएमसीए यानी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, तो उसकी वहाँ पर पूरा काम वगैरह हो सके, वो देखा जा सके। ठीक है, मतलब उस पर रिसर्च यहाँ पर हो सके, प्रोटोटाइप बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनियां या कोर्सेटियम, तो
उसको रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी AMCA प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप विकास के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं 5। आंसर क्या होगा इसमें से? इसमें से सभी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कौन कौन है पूरी लिस्ट भी मैं एक एक करके आगे आपको बताता हूँ। तो मामला क्या है? मामला ये है कि रक्षा मंत्रालय ने ये 5th जनरेशन की स्वदेशी ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की शॉर्टलिस्ट की है। 3 निजी कंपनी या कहीं कंसोर्टियम है कंपनियों का, उसको ये किया गया है और इन सबको रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल यानी अनुरोध प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। ठीक है, AMCA का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये हम कहेंगे 5th जनरेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए जो राफेल है ना वो 4.5 जनरेशन का बताया जाता है। 5th में क्या होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से रडार से अदृश्य हो जाने वाला कुछ इस तरह की क्षमता वाला एक जहाज हो। ठीक है, अच्छा बड़ा बदलाव ये है कि सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और पूरी तरीके से ये काम जो है ना वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव है। कौन सी 3 कंपनियां या कंसोर्टियम है? तो एक है L&T, ठीक है, और BEL उसका गठबंधन है यानी कंसोर्टियम है। दूसरा जो है ना वो टाटा एडवांस सिस्टम्स है, ये कंपनी है। और तीसरा जो कंसोर्टियम है वो है भारत फोर्ज और BEML। तो इन सब का है। और आगे क्या होगा? तो ये कंपनियां आगे 4-5 महीनों में सरकार के जो प्रपोजल है उस पर जवाब देगी और तकनीकी और कमर्शियल रूप से जांच के बाद कंपनी या कंसोर्टियम को फाइनली चुना जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपनियां हैं ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो ADA है यानी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी उसके साथ मिलकर 5 प्रोटोटाइप यानी प्रारूप उसको तैयार करेगी। ठीक है, तो इस विमान में खास चीज़ें होने वाली हैं क्या क्या? तो एक तो स्टेल्थ होने वाला है यानी ये विमान यानी ये जो फाइटर जेट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि दुश्मन के रडार में आसानी से ये पकड़ में नहीं आ सके। इसमें दूसरी खासियत होगी सुपर क्रूज यानी बिना अतिरिक्त ईंधन के ईंधन जलाए भी यह ध्वनि की गति से तेजी से उड़ान भर सकता है। और फिर अत्याधुनिक तकनीक इसमें बहुत सारी होंगी, जैसे एडवांस रडार होंगे, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक जो प्रणालियां होंगी, वो ये खास चीज़ें इसको मजबूती करेंगी। अच्छा, पिछले दिनों अभी जो UPSC का एग्जामिनेशन हुआ उसमें स्टेल्थ को लेकर सवाल पूछे गए थे और मैंने स्टेल्थ को लेकर खूब बताया था जब ईरान में अमेरिका के स्टेल्थ विमानों को गिरा दिया गया था। ठीक है, तो वही F-15 जो है ना वो देख रहे हैं आप, वो स्टेल्थ है। ऐसा ही कुछ बनाने की योजना भारत की है। स्टेल्थ का मतलब हुआ कि छिप कर काम करना या अदृश्य बने रहना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर तकनीकी भाषा में कहें स्टेल्थ का मतलब लो ऑब्जर्व विजिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ऐसे तकनीकी तौर पर जो लड़ाकू विमान, युद्धपोत या मिसाइल जो दुश्मन के रडार या इंफ्रारेड जो सेंसर है उन सब से खुद को बचा कर रखे। इसमें कोटिंग भी होती है, ऐसी कोटिंग होती है जो रडार के द्वारा जो तरंगे भेजी जा रही हैं उसको सोख लेता है और डिज़ाइन ऐसा होता है कि अगर ना सोख पाए तो फिर दूसरी दिशा में भेज देता है। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन होता है ताकि रिटर्न ना हो पाए। तो ये सब खासियत चीज़ें होती हैं इसमें। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो हथियार है ना वो इसके अंदर ही एक तरह से पेट के अंदर वो रहते हैं ताकि कोई भी, देखिए ये है इधर, ये एक तरह से बंद हो जाता है इस तरीके से। तो यही होता है स्टेल्थ। इससे जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं या इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं वो रिटर्न होकर नहीं आते तो रडार को नहीं पता चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सभ्यता के इतिहास की विशेषज्ञ शिरीन रत्नागर का निधन हो गया 25 मई 2026 को? आंसर क्या होगा इसका? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर ये इतिहासकार और जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषज्ञ के तौर पर इनको जाना जाता था, फोटोग्राफ ये रहा इनका। ठीक है, 82 ईयर की उम्र में 25 मई को निधन हो गया।
पार्किंसंस बीमारी से वो जूझ रही थी। कई सारे पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता पर जैसे बुक लिखी है अकाउंटर्स द वेस्टर्ली ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और भी कई सारी बुक इनकी है। जेएनयू में भी काम कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की प्राचीनतम और सबसे विकसित जो नदी घाटी सभ्यताएं थी उनमें से एक बात बताया जाता है। और इसका जो अवधि है ना वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताओ कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरह के बैचेज हैं। एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। इसमें पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट ये सब मिलता है। पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। और एक स्पेशल है आईएसपीसीएस एडवांस्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये जून से ही शुरू हुआ है। हालांकि इसमें कंटेंट आपको पिछले 2-3 सालों के भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग से क्लासेस, अलग से वीडियो, अलग पीडीएफ, अलग टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर अब दिया जा रहा है जून से। ठीक है, इसमें संडे को एडवांस क्लासेस भी होती हैं, और साथ में जो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं, जिस तरह से यूपीएससी में पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, उस तरह से इसमें पीडीएफ, टेस्ट, इसका वीडियो, ये सब कुछ दिया जाता है। डेली वाला वीडियो भी अलग इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, छूट के साथ अवेलेबल है ये, और इसमें अलग से पूरी मेहनत कराई जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, एग्जामिनेशन में मतलब ये कहीं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत कुछ पढ़ना और उसी के अनुसार प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे होता है कि करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यहाँ पर वो भी प्रैक्टिस कराई जाती है इस बैच में। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप पर ये अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तिब्बती निर्वासित सरकार, जिसका नाम है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीटीए, तो उसके सिक्योंग पद यानी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उसकी शपथ किसने ली है? फिर से ली है। आंसर होगा पेनपा सेरिंग। ठीक है, क्या नाम है? पेनपा सेरिंग। तो तिब्बती निर्वासित सरकार, तिब्बत की निर्वासित सरकार मतलब तिब्बत में नहीं है वो, और वो दूसरे देश में है और वहां से वो ऑपरेट हो रही है, निर्वासित है। ठीक है, तो ये सीटीए कहेंगे हम इसको। तो इसी के जो नेता होते हैं, चीफ होते हैं या प्राइम मिनिस्टर जैसा, तो सिक्योंग कहलाता है नाम, पद का नाम। पेनपा सेरिंग दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ है? तो ये धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है ना, वहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और उस दौरान जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, वो भी मौजूद थे। ठीक है, तो दूसरी ओर अगर हम कहेंगे कि क्या सीटीए को चीन मानता है, तो नहीं। चीन 1950 से ही तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है, और सीटीए को यानी जिसके प्राइम मिनिस्टर एक तरह से बने हैं, उसको वो अलगाववादी राजनीतिक संगठन के समूह के तौर पर मानता है। ठीक है, तो क्या है ये केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी सीटीए? तो देखिए, इसकी स्थापना अगर कहेंगे तो 1959 में हुई थी। जो तिब्बती विद्रोह के दमन जो चीन के द्वारा किया गया था 1959 के आसपास, तो दलाई लामा जो है ना वो भारत आ गए थे और बहुत बड़े दल बल के साथ। तो तभी सीटीए की स्थापना की गई थी। बाद में 2011 में दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्था को सौंप दी, और उसके चीफ सिक्योंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और पूरा चुनाव होता है, इसके संसद भी बना हुआ है, निर्वासित तिब्बती संसद कहेंगे। 45 मेंबर होते हैं जो दुनिया भर में फैले हुए करीब करीब 1.5 लाख जो तिब्बती हैं उनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। इसमें अलग अलग प्रांतों, धार्मिक परंपराओं, इन सब से प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ये तिब्बत की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति क्या है, तो एक तो ये प्यारा भारत है अपना, और ये पड़ोसी चाइना, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये तिब्बत है। ठीक है, वर्तमान में चीन का नियंत्रण है इस पर। चीन इसे आधिकारिक रूप से
तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहता है, और भारत भी तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्वायत्त क्षेत्र कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक जो प्रशासन है, सुरक्षा, सेना, ये सब कुछ चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कंट्रोल में है। यानी तिब्बत वास्तविक नियंत्रण जो है ना तिब्बत पर, वो चीन का है। अब ये निर्वासित सरकार का मतलब जो तिब्बत से उस दौरान जो निकल के आए थे और दलाई लामा के साथ, तो उनका एक सेंटर है हिमाचल प्रदेश में इस तरफ। ठीक है, तो वो है धर्मशाला में। तो वहां पर निर्वासित सरकार है और उसी के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। हाँ, चीन इसको बिल्कुल अलगाववादी मानता है, दलाई लामा को भी अलगाववादी नेता मानता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने राशन व्यवस्था यानी पीडीएस में सुधार के लिए 25,530 करोड़ रुपए के सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी। तो इसके तहत किन उन्नत तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल है इसमें, मतलब कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी इसमें जो है ना वो लागू किया जा रहा है इस पीडीएस व्यवस्था में। आंसर क्या होगा इसका? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या होगा? ये ए वाला होगा, यानी ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग और एनएलपी। तो ये मामला ये है कि आर्थिक मामलों की जो केंद्रीय कैबिनेट की समिति है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उसी ने मई में ये सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। और ये अगले 5 वर्षों के लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 25,530 करोड़ रुपए। काम क्या है इसका? तो राशन को गोदाम से निकलने से लेकर गरीब के हाथ तक पहुंचने तक, मतलब पूरी जो चेन है ना उस पर डिजिटली नजर रखना। फायदा किसको होगा? तो देश के जो 81 करोड़ जो लगभग राशन कार्ड धारक हैं उनको फायदा होगा। और ये जो अभी जो वर्तमान प्रणाली चल रही है ना उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि डिलीवरी, लॉजिस्टिक और जो शिकायत निवारण ढांचा है उसको और मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। और मतलब 2 योजनाओं को अभी विलय किया जा रहा है इसमें। एक तो NFSA, उसके तहत जो राज्यों की एजेंसियों को अनाज परिवहन और कोटेदार यानी FPS डीलर्स जो हैं उनके मार्जिन के लिए मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है। इसके अलावा स्मार्ट पीडीएस यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो पीडीएस को बेहतर करने की योजना है, तो इन सबको इसमें मर्ज कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि एक ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन आप जानते हैं, ब्लॉकचेन का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसी चीज जिसको ऐसी तकनीक जिसमें मतलब सेंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो ब्लॉकचेन हो गया। उसको सेंध नहीं लगा सकता है, उसमें कोई हैकर घुस नहीं सकता है, उस सिस्टम को में जाकर उसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। वो तकनीक की चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप जानते ही हैं, जो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मशीन लर्निंग, मतलब कि ये सब कुछ एक दूसरे से लगभग जुड़ा हुआ है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सीख रहा है चीज़ों को, जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको भी देख रहा है। अच्छा, ये सब गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो अपने मेमोरी में रख रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, किस तरह से काम हो ये सब। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जो लोग जिस तरह से सोच रहे हैं उन सब चीज़ों को मशीन भी सोच रहा है। तो ये सब को एक तरह से मिक्स किया जा रहा है और ये सार्थक पीडीएस योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उल्लास कार्यक्रम के तहत देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया गया है और ये 5वां ऐसा राज्य है, फुल्ली लिटरेट स्टेट के तौर पर यह मान्यता दी गई है। और ये ऐलान कब हुआ? तो 28 मई को हुआ, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम में थी। सिक्किम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान ये घोषणा की गई है। ठीक है, अच्छा सवाल अब हो कि 5वां राज्य तो ये है पूर्ण साक्षर, लेकिन बाकी राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश 4 पहले से थे। कौन कौन? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और 5वां कौन हो गया? तो सिक्किम हो गया। ठीक है, अच्छा देश में सबसे पहले ये जो मुकाम है ना पूर्ण रूप से साक्षर होने का, वो मिजोरम ने हासिल किया था। उसके बाद फिर
आगे कारवां बनता गया और पांचवा जो राज्य है वो ये है। तो उल्लास कार्यक्रम क्या है? उल्लास जो है ना वो जो देखा आपने यहाँ पर, इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है कि उल्लास कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा ये किस चीज से है, तो ये है साक्षरता से संबंधित। ठीक, तो शिक्षा मंत्रालय उसके द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के, उसी के अनुरूप ये पहल है, एक इनिशिएटिव है। उद्देश्य है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, उनको जीवन भर स्किल प्रदान करने का मौका एक तरह से देना। और उसके लिए पहली ज़रूरत क्या है? साक्षरता वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बुनियादी जो शिक्षा है ना वो देना, स्किल देना, ये जो है ना वो उल्लास का काम है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया? आंसर क्या होगा? सिक्किम। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वहाँ पर थी, तो सिक्किम में उसी के दौरान उन्होंने ये अवार्ड जो है ना वो दिया है। ठीक है, 28 मई को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में वहाँ पर पुलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में सिक्किम पुलिस को देश का जो सर्वोच्च पुलिस सम्मान है, राष्ट्रपति पुलिस ध्वज, उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, इस सम्मान से सम्मानित होने वाला ये सिक्किम जो है ना वो 15वां पुलिस फोर्स बन गया है जिसको राष्ट्रपति पुलिस ध्वज दिया गया है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर की तीसरी ये पुलिस फोर्स है जिसको ये सम्मान मिला है। इससे पहले अगर पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो असम और त्रिपुरा को ये सम्मान पहले ही मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया 28 मई 2026 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे इनमें से? आंसर होगा उपरोक्त सभी, पद्मश्री, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, ये सब मिला था। 91 ईयर के थे और डिमेंशिया से पिछले 14 वर्ष से मतलब बीमार थे, याददाश्त कमज़ोर होती चली गई थी। लेकिन साहित्य के में उनका जो योगदान है ना वो ज़बरदस्त रहा है। 1999 में 1999 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। उर्दू साहित्य में उनके गज़ल संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका उनको। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। सरस्वती सम्मान भी मिल चुका उनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए जो चलाया गया अभियान, SIR अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उस अभियान को वैध माना है। तो यहाँ पर SIR का फुल फॉर्म क्या है मैंने पहले ही बता दिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो ये हम कहेंगे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा जो कराया गया था बिहार के संदर्भ में, तो उसको संवैधानिक और वैध ठहराया है। हालांकि इस फैसले का जो असर है ना वो कई राज्यों तक देखा जाएगा। तो जो बेंच थी ना सुप्रीम कोर्ट की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, तो वो थे, और जस्टिस बागची थे। तो उन्होंने ये फैसला सुनाया और कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है वो स्वतंत्र चुनाव मतलब ये केवल वोटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध तरीके से मतदाता सूची जो है ना लोकतंत्र की असली बुनियाद है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, और नागरिकता की जांच का अधिकार के मामले में ये जो विवाद था ना कि चुनाव आयोग इस तरह के काम कर रहा है, तो कोर्ट का मानना था कि मतदाता सूची से नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव आयोग को नागरिकता की सीमित जांच करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) के तहत। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई नागरिकता स्क्रीनिंग नहीं है, और अगर किसी का नाम हटा है तो सरकार जो है ना अगले 3 महीने में इसकी इंक्वायरी करे, वो लोग जो अपील करें, और उसके बाद फिर जांच वगैरह हुई और फिर उनको जो है लिस्ट में डाला जा सकता है अगर डालने लायक हो तो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है, और थीम है इस बार की शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 30 मई को। और इसी दिन क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में उदंत मारदंड नाम का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। और इसी वजह से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उदंत मारदंड, उसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था, और वे इसके प्रकाशक और संपादक वो खुद थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं तो बैचेज ले सकते हैं। ओके, और उसमें इस तरह से भी सवाल आते हैं जो देख रहे हैं आप इस तरीके से, मतलब कि स्टेटमेंट वाले। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मंथली वीडियो भी जल्द ही आज आपको मिल जाएगा मई का। ओके, और वीकली भी आपको एक आध दिन में, या हो सकता है आज ही मिल जाए। ओके, बाय।